मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर 5 यानी पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर 5 समकालीन दक्षिण एशिया, इसके बारे में दोस्तों आज हम जानेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो का पार्ट 1 है यानी चैप्टर 5 का पार्ट 1 है और अगला पार्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो लगे हाथ उसे भी जरूर देख लीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 2। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। में हमें यही सब पढ़ना है टॉपिक्स। जो टॉपिक्स आपको चैप्टर 5 में पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पहला टॉपिक्स हमें है दक्षिण एशिया के बारे में जानना है। पूरा चैप्टर आपका इसी से है कि दक्षिण एशिया में के बारे में, यानी दक्षिण एशिया में जितने भी देश आते हैं सभी के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। जैसे पहला है दक्षिण एशिया क्या है, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों पाकिस्तान में लोकतंत्र है या सेना का शासन है, इसके बारे में जानेंगे। तीसरा बांग्लादेश के बारे में जानेंगे कि उसमें लोकतंत्र है या शासन सेना का चल रहा है। वहीं चौथा है नेपाल का या राजतंत्र है नेपाल में या लोकतंत्र, इसके बारे में जानेंगे। वहीं अगला जानेंगे श्रीलंका में जातीय संघर्ष तथा लोकतंत्र के बारे में, और भारत और पाकिस्तान का जो संबंध है वो कैसा है, दोनों का संघर्ष कैसा है। भारत और उसके पड़ोसी देश भारत और चीन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों शांति तथा सहयोग, तो ये सब टॉपिक्स को हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया क्या है, यानी दक्षिण एशिया का चैप्टर है उसके बारे में जानना है। तो पहला टॉपिक वही है हमारा कि दक्षिण एशिया के बारे में क्या है, दक्षिण एशिया आखिर है क्या, आखिर किसे हम दक्षिण एशिया कहेंगे। तो आपका नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है डिफिनेशन, तो गौर करके देखिएगा कि बांग्लादेश मालदीव, कौन कौन, बांग्लादेश मालदीव श्रीलंका भारत नेपाल भूटान तथा पाकिस्तान, इन सभी देशों को दक्षिण एशिया में माना जाता है, यानी इन्हें दक्षिण एशिया से इंगित किया जाता है। जैसे ये सभी देश एक ही जगह है, जैसे ये देखिए मान के चलिए कि ये हमारा भारत है और भारत के इर्द गिर्द इधर पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है, इधर मलेशिया है, तो ये मालदीव है, नीचे श्रीलंका है, तो इधर नेपाल है, तो सभी भारत के अगल बगल है, ठीक है, सटे हुए हैं। तो इन्हें सभी देशों को एक नाम दिया गया है और एक ही शब्द में अगर कहा जाए इन सभी देशों को दक्षिण एशिया इसे कहा जाता है। जैसे कि ये दक्षिण में पड़ता है इसलिए इसे दक्षिण एशिया को सीधे तौर पर कहा जाता है इन सभी देशों को। तो दक्षिण एशिया में आप समझ गए होंगे कि ये सब देश आते हैं, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ दो देश और आते हैं, जैसे म्यांमार और अफगानिस्तान, ये दोनों देश भी दक्षिण एशिया में ही आते हैं, लेकिन इन्हें कभी कभी दक्षिण एशिया में माना जाता है, ठीक है। वहीं चीन दक्षिण एशिया का ही हिस्सा है लेकिन उसे दक्षिण एशिया में नहीं गिना जाता है, कभी भी नहीं। तो ये सब थी दोस्तों दक्षिण एशियन के बारे में, ठीक है, दक्षिण एशिया के बारे में ये सब था, साउथ एशिया के बारे में। उत्तर का हिमालय, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी, ठीक है। उत्तर का हिमालय, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी से यह क्षेत्र एक विशेष क्या है, एक विशेष प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। तो ये थी दोस्तों दक्षिण एशिया के बारे में। तो दोस्तों दक्षिण एशिया के विभिन्न देश के बारे में हम जानेंगे कि दक्षिण एशिया में जितने भी देश आते हैं सभी में एक जैसी राजनीतिक प्रणाली क्या है, कतई भी नहीं है, सभी जगह अलग अलग थी लेकिन अभी बहुत जगह एक सी है। जैसे कि हम देखेंगे दक्षिण एशिया के देशों में एक जैसी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। भारत और नेपाल श्रीलंका को देखेंगे अगर, तो इसमें आज़ादी जब हुआ, आज़ाद हुआ भारत और श्रीलंका, तब से ही इसमें लोकतंत्र कायम है, ठीक है, उसी वक्त से इसमें लोकतंत्र कायम है, कोई दूसरा तंत्र नहीं काम कर रहा है। वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश में दोनों में सैनिक शासन का बोलबाला रहा है और तख्ता पलट भी होते रही है बार बार। जैसे बांग्लादेश में शीत युद्ध, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, शीत युद्ध के बाद से ही बांग्लादेश में क्या है, लोकतांत्रिक सरकार है। लेकिन वहीं पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद 2 लोकतांत्रिक सरकार बनी, लेकिन बीच में 1999 में तख्ता पलट हो गया और इससे उसकी सरकार गिर गई और 2008 से यहाँ लोकतंत्र कायम है। वहीं हम जानेंगे नेपाल के बारे में, 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था नेपाल, ठीक है। नेपाल क्या था, 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था, यानी यहाँ संविधान द्वारा राजा चलाया करते थे देश को, लेकिन 2008 में राजतंत्र को खत्म कर दिया गया और नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। वहीं 2008 में ही भूटान संवैधानिक राजतंत्र बना, लेकिन यहाँ क्या है, संवैधानिक राजतंत्र बना लेकिन राजा के नेतृत्व में यह बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। वहीं जानेंगे मालदीव के बारे में, 1968 तक सल्तनत था, ठीक है।
तो 1968 में यह एक गणराज्य बना और शासन के अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई। जून 2005 में इसकी संसद बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक क्या किया, मतदान किया। तो ये सभी देशों को हम जानेंगे दोस्तों आगे के वीडियो में डिटेल से। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र दोनों के शासन के बारे में हम जानेंगे। तो आप जहां तक इस वीडियो में देखिएगा तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान में दोनों में कंपटीशन चलते रहता है, जैसे सेना में और लोकतांत्रिक सरकार में, नेताओं में दोनों में कंपटीशन चलते रहता है। वो कहता है हम शासन करने दो हमको, सेना कहती है हमको करने दो, और यहाँ लोकतांत्रिक सरकार कहती है हमको करने दो। तो इसी के बारे में हम जानेंगे आज पाकिस्तान में कि सेना का शासन और लोकतंत्र का शासन कैसा रहा। तो दोस्तों पाकिस्तान में जब पहला संविधान बना था तो उस वक्त पहला संविधान बना था, जनरल अयूब खान जो थे उन्होंने अपना निर्वाचन करा लिया था संविधान बनने के साथ ही, और अपने आप को नेता घोषित कर दिया था, और अपने शासन का बागडोर जो होता है पूरे शासन को अपने कंट्रोल में कर लिए थे और अपने हक में कर लिए थे। ठीक है, तो कौन किया था, जनरल अयूब खान। लेकिन इससे क्या हुआ, जनता का गुस्सा, मतलब जनता भड़क गई कि जनता लोकतांत्रिक सरकार चाहती थी, जनता भड़क गई और उनको पद त्यागना पड़ा। किनको, जनरल अयूब खान को। उसके बाद दोस्तों जनरल याहिया खान आए। कौन आए, जनरल याहिया खान। इसे याद रखेगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनरल याहिया खान के नेतृत्व में जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ कब हुआ। तो दोस्तों 1971 में। आपके क्वेश्चन उलट के भी पूछा जा सकता है। तो जनरल याहिया खान के समय ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था किस मुद्दे पर, बांग्लादेश के मुद्दे पर। कब, 1971 में। तो जनरल याहिया खान ने शासन किया था, उसके बाद किसके बाद, जनरल अयूब खान के बाद। और उसके शासन के दौरान 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और दोनों युद्ध में हल क्या निकला, हल यह निकला कि पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है, वो एक स्वतंत्र देश बन गया जिससे हम बांग्लादेश कहते हैं। जैसे पाकिस्तान के बारे में आप जानेंगे तो भारत जब आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान जब बना था भारत के हिस्सों से, तब उसमें दो पाकिस्तान बने थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान एक पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान बंगाल की तरफ था, तो उसी पूर्वी पाकिस्तान को इस युद्ध में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना दिया गया। ठीक है, 1971 में। इसके बाद दोस्तों एक निर्वाचित जुल्फिकार अली भुट्टो, एक निर्वाचित सरकार बनी जिनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। तो ये सरकार बनी तो 1971 से 1977 तक यह सरकार चली। ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो की एक लोकतांत्रिक सरकार बनी और यह 1971 से 1977 तक चली। जनरल जियाउल हक जो थे उन्होंने इस सरकार को गिरा दिया। कब गिरा दिया, 1977 में। गिराना क्या होता है, जैसे किसी विधायक को, सरकार के कोई विधायक को खरीद लिया गया, वो अपने तरफ कर लिया गया, जिससे उनको बहुमत कम गया तो वो सरकार नहीं चला पाई, जिनके पास बहुमत वो सरकार चला पाएगी। तो यही हुआ, उन्होंने जनरल जो जियाउल हक थे उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार गिरा दिया। तो फिर जनरल जियाउल हक को 1982 में एक लोकतांत्रिक आंदोलन का सामना करना पड़ा। जनता ने आंदोलन किया और इससे उनका क्या करना पड़ा, लोकतांत्रिक आंदोलन का सामना। तो उनके खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन हुए। तो 1988 में फिर बेनजीर भुट्टो की सरकार बनी। ठीक है, पहले किनकी थी, जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार, और उसके बाद बेनजीर भुट्टो की सरकार। मतलब दोनों में भुट्टो भुट्टो है, इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों एक ही है। अब हमको बताइएगा कमेंट में कि दोनों का रिलेशन क्या है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो से के बाद बेनजीर भुट्टो की सरकार बनी और इनके नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। तो 1999 तक भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जो बेनजीर भुट्टो की सरकार थी, कौन सी पार्टी से आती थी, तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। यह भी याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो पीपीपी, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोलेंगे, पीपीपी। तो 1988 में बनी बेनजीर भुट्टो की सरकार, जो पीपीपी पार्टी से आती थी। मुस्लिम लीग, अब याद क्या हुआ कि इन दोनों में एक प्रतिस्पर्धा हो गई, पीपीपी में और किनमें, मुस्लिम लीग में दोनों में कंपटीशन हो गई, प्रतिस्पर्धा हो रही थी। वहीं 1999 में दोस्तों जनरल परवेज मुशर्रफ जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे उनको हटा दिया गया और खुद को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कराया। तो 2008 से लोकतांत्रिक सरकार वहां कायम है, कहाँ, पाकिस्तान में। तो इतना सारा कचरा होने के बाद वहां 2008 से लोकतांत्रिक सरकार अभी तक कायम है पाकिस्तान में। ठीक है,
चलिए आगे। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान में छुक छुक गाड़ी की तरह बेपटरी वाला सरकार रहती थी। तो जैसे कभी सैनिक शासन तो कभी लोकतंत्र, ऐसे करके अदला बदली होती रहती है, दोनों में कंपटीशन भरपूर था। लेकिन वहाँ लोकतंत्र अस्थायी क्यों नहीं है, उसके कुछ कारण होंगे। तो जो उस कारण में से कुछ कारण ये है जो हमने आपके लिए लाया है। तो यहाँ आपके क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र अस्थायी न रह पाने के क्या कारण है, तो आपको ये पॉइंट में बताना है, पॉइंट बाई पॉइंट। तो पहले यहाँ सेना, धर्मगुरु, ठीक है, पहला सेना, धर्मगुरु तथा भूस्वामी, इन सबों का क्या है, दबदबा है। ठीक है, यहाँ पाकिस्तान आज़ाद होते के साथ सेना के कंट्रोल में मान के चलिए कि चला गया, वहाँ नेता के कंट्रोल रहा ही नहीं, वहाँ सेना का ज़्यादा बोलबाला रहा। और सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा बोलबाला वहाँ के धर्मगुरु का था, जो उनको जिस राह पर ले जाते थे उसी राह पर उनको जाना था। ठीक है, तो जो पावरफुल वहाँ के लोग थे उनका बोलबाला था। वहीं दोस्तों दूसरा, पाकिस्तान के राजनीतिक दल और लोकतंत्र में खोट है, ये दोनों में भी खोट है। राजनीतिक दल भी वहाँ भ्रष्ट सरकार है, मिली जुली सरकार है, जैसे जैसे नहीं बोलते खौआ परौआ, वैसा सरकार है। ठीक है, एक हाथ से लेना दूसरे हाथ से देना। तो वहाँ लोकतंत्र में भी खोट है। पाकिस्तान में स्वतंत्र और साहसी मीडिया है, लेकिन ये बात है दोस्तों कि वहाँ स्वतंत्र मीडिया है और मीडिया जो भी है साहसी मीडिया है। वहाँ मानवाधिकार आंदोलन भी काफ़ी मजबूत है, ये एक प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के। चौथा दोस्तों, पाकिस्तान के भारत से तनातनी के कारण सेना मजबूत है। और पाकिस्तान हमेशा कश्मीर मुद्दा उठाते रहता है, देखते हैं आप बराबर। इस वजह से वहाँ के लोगों को लगता है कि हाँ सेना सही है, सेना को पावर देना चाहिए और ताकि कश्मीर पाकिस्तान के पास रहे। तो इसलिए वहाँ सेना को ज़्यादा महत्व दिया जाता है इस वजह से भी। और सेना क्या करती है, इसी वजह से सेना सभी को ब्लैकमेल करके रखती है। तो पाकिस्तान की भारत से तनतनी के कारण सेना मजबूत है और दलील दी जाती है कि पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। दोस्तों अगला कारण, एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं वो इस सेना शासन को वहाँ बढ़ावा देते हैं। जैसे अमेरिका हुआ तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ के लिए सैनिक शासन को क्या किया, बढ़ावा दिया, जिससे वो चाहते हैं कि वहाँ स्थिति ऐसे ही रहे, वहाँ सैनिक का शासन ही रहे ताकि उनसे कुछ फ़ायदा हो सके। तो ये सब मेन कारण है जो पाकिस्तान में अस्थायी लोकतंत्र नहीं रह पाता है। ठीक है, तो आपको ये सभी कारण जरूर लिखने हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है आपके लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। लेटेस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो सी ऑन द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।